हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 4 करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट का। ये सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इंस्ट्रक्शन सेट का। ठीक है, उसके बाद आपकी 74 की 74 इंस्ट्रक्शंस जो है वो खत्म हो जाएंगी रिगार्डिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आज जो पार्ट हम cover कर रहे हैं आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, आज जिस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं, अरे भाई बच्चों को बोल दो यार, एक ही बात में आ जाएं सारे। तो जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं उसमें आएगी ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। इस पार्ट को मैंने बेसिकली दो इस पार्ट नंबर 4 के मैंने दो ग्रुप बनाया है बच्चे। एक एक पार्ट हम आज करेंगे पार्ट 4 का, और कल भी इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया पार्ट नंबर 4 को। वैसे ये एक ही पार्ट में कवर करते हैं यूजुअली, लेकिन मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज इन दीज इंस्ट्रक्शंस। देखो बच्चे, कौन सी बात कर रहे हैं हम? ब्रांच कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। सो इन दीज इंस्ट्रक्शंस वी कॉज अ change in the flow of program। basically let us suppose there is a program, एक प्रोग्राम है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो चल रहा है। उसके अंदर अगर हमें कोई इस फ्लो के अंदर कोई चेंज करना है, लेट अस सपोज पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई, दूसरी फेच हुई और पहली डिकोड हुई, तीसरी फेच हुई, पहली एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी डिकोड हो रही है। मतलब फेचिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन चल रही है, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ पर कहीं हम पहुंचते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम किसी यहाँ से हम कोई नीचे की इंस्ट्रक्शन को हम पहले एग्जीक्यूट करना है हमें। जैसे कोई इस इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है, ये वाली सारी जो है हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो इंस्ट्रक्शंस का फ्लो है उसको हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन से हमें इस इंस्ट्रक्शन पे जाना है। ठीक है, हम कैसे जाएंगे? हाउ वी विल गो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है बेसिकली बच्चे? इट contains the address of next instruction to be performed। ठीक है, next address of next instruction to be performed। so if we want to jump from this instruction directly to this instruction, we have to give the address to the program counter for this instruction। basically we are going to change the program counter। ठीक है, so since after every instruction program counter is incremented, हर instruction के बाद program counter incremented होता है। that is a program is always executed in a sequential manner। जैसे हम इसको sequential manner में एक program को चलाते हैं, लेकिन if we want some other instruction to be executed, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं इस instruction को execute करना चाहता हूँ, which is not according to the flow। basically ये according to the flow नहीं है। so we have to change the value of program counter basically na। so in this part we are only changing the value of program counter। basically हम क्या करेंगे, program counter की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के अंदर हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यूज के साथ खेलेंगे। ठीक है, सो पूरे लेक्चर को मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? जंप इंस्ट्रक्शंस। जंप इंस्ट्रक्शंस जो है, ये मैंने आपको बताया भी है कि मैं इस इंस्ट्रक्शन से इस इंस्ट्रक्शन पे कैसे मैं पहुंचूंगा। ठीक है, जंप भी बेसिकली दो तरह का होगा बच्चे, एक कंडीशनल जंप होगा और एक अनकंडीशनल जंप होगा। अनकंडीशनल जंप होगा। ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन आएगी सबसे पहले। उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चे? जंप के बाद हम आज सीखेंगे लूपिंग। मैंने आपको लूप के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं पिछले लेक्चर्स में भी, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है कि जब लूपिंग होगी आएगी तब मैं आपको सिखाऊंगा कि लूप कैसे बनाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how we make use of loops in a program, or how we are going to symbolize our programs by using loops। तो loops से देखना आप प्रोग्राम की लाइफ कितनी इजी हो जाती है। ठीक है, तीसरा और चौथा पार्ट जो है इस लेक्चर का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा।
कौन सा? कॉल इंस्ट्रक्शन। एक कॉल इंस्ट्रक्शन होती है बच्चे, ठीक है, कॉल इंस्ट्रक्शन और फोर्स पार्ट होएगा कॉल इंस्ट्रक्शन का भी शॉर्टकट, शॉर्टकट शॉर्टकट टू कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है मैं कल कवर करूंगा, और आज मैं इन दोनों पार्ट्स को कवर करूंगा, जंप इंस्ट्रक्शन और लूप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर विद जंप इंस्ट्रक्शंस बच्चे, ठीक है। जंप इंस्ट्रक्शन के साथ हम अपनी कहानी आज की जो है वो शुरू करते हैं। देखते हैं जंप होता क्या है। जंप इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले बच्चे, पहली इंस्ट्रक्शन है मेरी जंप इंस्ट्रक्शन। जंप को मैं लिखता कैसे हूँ? JMP, JMP 2000H, ठीक है। ये बेसिकली एक अनकंडीशनल जंप है। विद इन फ्यू मिनट्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप होती क्या है, ठीक है। ये अनकंडीशनल जंप है, तो अभी आप सीख लो ये अनकंडीशनल क्या होती है, मैं बताऊंगा, ठीक है। व्हेन वी राइट जंप इंस्ट्रक्शन, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट जंप इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द एड्रेस। जैसे ये एड्रेस मैंने 2000 H लिखा है, ठीक है। द इंटेंशन हियर इज टू जंप टू बेसिकली लोकेशन 2000। सो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले बच्चे, ठीक है। एक प्रोग्राम था, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक एड्रेस आया 1000H, ठीक है। फिर एड्रेस आया 1001, फिर एड्रेस आया 1002, ठीक है, 1003, और यहाँ कहीं पे रहा होगा 2000, लेट अस सपोज, ठीक है, 2000H। सो इनिशियली द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जैसे प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, सो इनिशियली द प्रोग्राम वाज गोइंग इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जैसे ही हम क्या होता है कि द इंस्ट्रक्शन एट 1000H, दैट इज, जैसे यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है JMP 2000H। यहाँ पे इस एड्रेस पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है। कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलते चलते हम 1000H एड्रेस पे पहुंचे, ठीक है, और इस एड्रेस पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है JMP 2000H। जैसे ही हम इस 1000H लोकेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर बेसिकली इज 1000H, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1000H आएगा, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी फेच्ड। ये इंस्ट्रक्शन फेच होगी, जंप JMP 2000H विल बी फेच्ड, ठीक है, ये फेच होगी, ठीक है। फेच होने के बाद जैसे ही ये फेच हो जाएगी, तो प्रोग्राम काउंटर तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1001H हो जाएगा, ठीक है। इन द मीन टाइम ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो रही होगी? डिकोड हो रही होगी और एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन JMP, जैसे ही उसे डिकोड करेगा, इसके ऑपकोड को डिकोड करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू मूव टू द लोकेशन और जंप टू द लोकेशन 2000H। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इस JMP इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, तो उसे पता लगेगा कि मुझे कहीं और जाना है, और मुझे सीक्वेंशियली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना, 1001, 1002, 1003 पे नहीं जाना, मुझे कहीं और जंप करना है। जंप कहाँ पे करना है, वो कहाँ पे करना है, वो हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर ये हमें बता रहा है 2000H। सो होगा क्या, जैसे ही प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे पहुंचेगा, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी फैच हो ही रही होगी कि ये उठ के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस लोकेशन पे पहुंच जाएगा, 2000H लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो when the instruction is executed, microprocessor understand that we want to go to the address 2000H, so the program counter होगा क्या, यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होएगी, तो प्रोग्राम काउंटर के पास अपने आप वैल्यू क्या चली जाएगी, 2000H। बेसिकली प्रोग्राम काउंटर इज द रजिस्टर ना विच इज हैविंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, वहां पर एड्रेस क्या चला जाएगा, 2000H। और जैसे ही प्रोग्राम काउंटर के पास 2000H एड्रेस जाएगा, सो माइक्रो प्रोसेसर विल जंप टू द एड्रेस 2000H एंड execute that instruction. So in this way, jump instruction will
वर्क। इस तरह से ये काम करेगी। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बच्चे आप लोग। सो दोस्त who still face difficulty in knowing how much bytes for this instruction are there, मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैंने आपको एक लाइन पहले भी बताई थी कि every instruction has a unique opcode. Every instruction has a unique opcode. अभी जिस बच्चे ने ये रिप्लाई किया कि ये 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, वो मुझे ये भी बता दें कि विल देयर बी opcode for the whole instruction JMP 2000H और will there be opcode for only JMP? सिर्फ JMP के लिए एक opcode रहेगा मेरे पास या पूरा JMP 2000H का पूरी इंस्ट्रक्शन का opcode होगा? There will be opcode for only JMP बच्चे। if ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि पूरी इंस्ट्रक्शन का opcode होता JMP 2000H इस पूरी इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक opcode होता, it means there can be a unique opcode for JMP 2001H, उसके बाद 2002H, ऐसे हम कितने opcode बना लेंगे बच्चे, ठीक है। So there is opcode for only JMP 2000H, सॉरी JMP, only JMP, सिर्फ JMP इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक opcode होगा, ठीक है। एंड opcode इज ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का opcode होता है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट्स की कैसे बनी, वो बच्चे ने जिस बच्चे ने भी बोला है सही बोला है। दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन JMP 2000H, 1 बाइट फॉर दिस ऑपकोड, 1 बाइट का ये ऑपकोड बनेगा और ये 2 बाइट का एड्रेस है, 2 बाइट का एड्रेस है, जो टोटल हो गए 3 बाइट्स। 3 बाइट की ये इंस्ट्रक्शन रहेगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऊपर, है ना, ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक प्रोग्राम मैंने लिखा, उसके अंदर एक एड्रेस है 100H, उसके बाद एड्रेस है 1001H, उसके बाद एड्रेस है 1002H, ठीक है, फिर 1003H एंड सो ऑन। उसके बाद लेट अस सपोज यहाँ आ जाते हैं हम 2000H पे, ठीक है। सिंस JMP 2000H इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, एक 3 बाइट की ये इंस्ट्रक्शन है, हर एड्रेस पे 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट ही सेव हो सकती है मेमोरी के अंदर, ये भी आपको पता है ना। सो एट द लोकेशन 1000H देयर विल बी ऑपकोड। ये कैसे मेमोरी में स्टोर हो रही है, ये बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ना JMP 2000H, ये मेमोरी में कैसे दिखेगी, कैसे स्टोर होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टोर होगी। एट द लोकेशन 1000H देयर विल बी यूनिक ऑपकोड। ऑपकोड फॉर किसके लिए? ऑपकोड फॉर JMP, JMP का ऑपकोड होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगली 2 लोकेशंस पर, एक लोकेशन पे 20, एक लोकेशन पर 00, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस, यानी कि 1001 पे क्या होगा 00 सेव हो जाएगा और 1002 पे क्या होगा 20 सेव हो जाएगा, ठीक है। और अब जैसे ही प्रोग्राम काउंटर, देखो ऊपर इंस्ट्रक्शंस चल रही थी, ऊपर से एक सीक्वेंस में एक प्रोग्राम चल रहा था, सीक्वेंस में फ्लो हो रहा था प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर के पास 1000H यानी कि 1000H पे पहुंचेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फेच करेंगे। क्या फेच करेगा ये? JMP इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1001, ठीक है। अभी इसको डिकोड कर रहा होगा तो, और ये 1001 पे जो 00 है ये फेच हो जाएगा। सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1002 हो जाएगी। तो ये साइमल्टेनियसली ये सारे काम हो रहे होंगे, कौन कौन से, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन JMP इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगी या फिर ये डिकोड होगी, ठीक है, जैसे ये डिकोड होगी, JMP इंस्ट्रक्शन डिकोड होते ही माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास JMP का कोड तो आ गया, 3 बाइट के अंदर जो 2 बाइट्स हैं वो किसकी है, एड्रेस की है, जहां पर मुझे जंप करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड दैट ऑन द नेक्स्ट 2 लोकेशंस आई एम हैविंग द एड्रेस वेयर आई हैव टू जंप,
ठीक है। सो ये फेच करेगा 20 और 00 को, ठीक है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होने लगेगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ही ये फेच होगी, जैसे ही 1002 लोकेशन पर जो ये एड्रेस है 20, ये फेच होगा। इसके फेच होते ही ये चला जाएगा डिकोडिंग में माइक्रो प्रोसेसर के पास। सो मोमेंटरली बिफोर गोइंग टू द लोकेशन 2000H, 2000H, देखो हो क्या रहा है बच्चे। सबसे पहले पहले मैं आपको इसका साइकिल बना के दिखाता हूँ एक बार, हो क्या रहा है। सबसे पहले ये 1000H पे आया तो JMP क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में JMP क्या हुआ, फेच हुआ। JMP के फेच होती प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1001, 1001। अब ये किसकी तरफ चला गया, डिकोडिंग की तरफ चला गया। दूसरे नंबर पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो 1001 हो चुकी है उस पे ये क्या होगा, ये फेच हो जाएगा। तो यहाँ पर फेचिंग भी हो रही है सेकंड स्टेप में और डिकोडिंग भी हो रही है। फेचिंग किसकी हो रही है, 00 की, डिकोडिंग किसकी हो रही है, JMP की। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में फेचिंग किसकी हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर अब जो है वो 1002 हो चुका है, ठीक है। तीसरे स्टेप में फेचिंग हो रही होगी किसकी, 20 की फेचिंग हो रही होगी, जो ये वाला एड्रेस है 20, इसकी फेचिंग हो रही होगी, ठीक है। डिकोडिंग किसकी हो रही होगी, 00 की। और एग्जीक्यूशन किसकी हो रही होगी, JMP की, ठीक है। अब जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये दोनों एग्जीक्यूशन में आ जाएंगे साइमल्टेनियसली, प्रोग्राम काउंटर 1003 हो चुका होगा। अब मोमेंटरली जैसे ही प्रोग्राम काउंटर 1003 होगा, JMP इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, और इसके एग्जीक्यूट होते ही एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर के पास 2000 आ चुका है। ये क्या करेगा, यहां से जंप कर जाएगा कहां पे, 2000H लोकेशन पे। सो मोरल ऑफ स्टोरी इज, बिफोर गोइंग टू द लोकेशन 2000H लोकेशन पे जाने से पहले मोमेंटरली मोमेंटरली प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो 1003 भी एक बार के लिए होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग डायग्राम्स। ये इंस्ट्रक्शन सेट पूरा होने के बाद मैं टाइमिंग डायग्राम्स आपको करवाऊंगा बच्चे, डिस्कस करेंगे हम। उसके लिए बहुत जरूरी है आपको ये पता होना कि किस सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो अब तक जो हमने की थी, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन हमने की थी JMP, ये थी हमारे पास अनकंडीशनल जंप। अब हम करने जा रहे हैं कंडीशनल जंप, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है हमारी, अब हम करने जा रहे हैं कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप, ठीक है। सो होता क्या है, द अनकंडीशनल जंप बेसिकली ऑलवेज जंप टू द एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने लिखा था JMP 2000H, ठीक है। बट कंडीशनल जंप हैज ऑलवेज टू कंडीशंस। जैसे कंडीशनल जंप है, इसकी हमेशा दो कंडीशंस होगी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने JMP लिखा था, JMP 2000H, ठीक है। इसी तरह से कंडीशनल जंप में लिखूंगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं JC 2000H, ठीक है। लेट अस सपोज देयर इज अ प्रोग्राम अगेन, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1000H। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1000H हो गई, यहां पे मैंने लिख दिया JC। JC का मतलब क्या है, जंप इफ कैरी, जंप इफ कैरी। अगर कैरी है तो जंप करो किस पे, एट द लोकेशन 2000H। If the condition is true, the microprocessor will jump to the location 2000H. But if the if the condition is false, basically, अगर condition जो है false हो जाती है, then the program will go in the sequential manner as it was going, ठीक है। ये होती है बेसिकली कंडीशनल जंप। जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी। जैसे JC मतलब क्या है, JC मतलब जंप इफ कैरी। JNC का मतलब क्या हो जाएगा, जंप इफ नो कैरी, ठीक है। जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी। सो बेसिकली देयर विल बी टू कंडीशंस, द कंडीशन में आइदर बी ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द माइक्रो प्रोसेसर विल जंप टू द लोकेशन गिवन इन द इंस्ट्रक्शन।
आपको एड्रेस या लोकेशन अभी भी आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर बतानी पड़ेगी, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर विल जंप टू दैट लोकेशन और दैट एड्रेस इफ द कंडीशन इज ट्रू। जैसे इस केस के अंदर जंप इफ कैरी, अब इस कैरी का पता कैसे लगेगा? कैरी का पता लगेगा बच्चे कैरी फ्लैग से। यहाँ पर कंडीशनल जंप के अंदर फ्लैग्स का बहुत अच्छा यूज होने वाला है। कैरी का पता लगेगा कैरी फ्लैग से। कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होगी देन इट विल जंप, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, देन इट विल नो जंप नॉट जंप बिकॉज द कंडीशन विल बिकम फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो जंप नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस वाज योर सेकंड इंस्ट्रक्शन, जे सी एंड जे एन सी। इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शन कवर हो गई, बेसिकली तीन इंस्ट्रक्शन बन जाती हैं अब तक टोटल आपकी, लेकिन मैं इसको एक ही में कवर कर रहा हूँ। जे सी मतलब जंप इफ कैरी, जे एन सी मतलब जंप इफ नो कैरी, ठीक है। इसी तरह से ही आगे देखते हैं। कैरी के अलावा और भी है, जैसे तीसरा पार्ट हम देख लेते हैं इसमें, जे जेड और जे एन जेड। इसका मतलब है जंप इफ जीरो, जंप इफ जीरो। जेजेड में भी जैसे लेटर सपोज इसने लोकेशन बता दी 2000 एच, जे जेड 2000 एच, इट मींस इफ जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या है, 1 हो जाती है। जीरो फ्लैग की वैल्यू के 1 होने का मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो था, ठीक है। रिजल्ट जीरो था मतलब जीरो फ्लैग की वैल्यू 1, अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 मतलब कंडीशन इज ट्रू एंड द प्रोसेसर विल जंप ऑन द लोकेशन 2000 एच। otherwise if the location is if the condition is not true, jump if not zero, jump jump if not zero, जीरो नहीं है अगर, यानी कि जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो रहती है, जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट जीरो नहीं है। रिजल्ट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई। इसी तरह से जे पीई, इनका बहुत कम यूज आएगा। जे पी ओ, इसका मतलब है कि जंप इफ पैरिटी इज इवन। जेपीई के साथ भी मुझे एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे लेटर सपोज इसके अंदर मैं एड्रेस दे देता हूँ 2000 एच। 2000 एच का मतलब क्या है, जंप जंप टू लोकेशन 2000 एच, 2000 एच इफ पैरिटी इज इवन, ठीक है। इफ पैरिटी इज इवन, ये पैरिटी क्या होती है ये मैंने आपको कल भी बताया था, नंबर ऑफ वंस को हम कहते हैं पैरिटी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वंस आर इवन देन इट मींस इवन पैरिटी, इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड इट मींस ऑड पैरिटी। जैसे ये हम कह रहे हैं जंप इफ पैरिटी इज इवन एट द लोकेशन 2000 एच, और ये इसका मतलब है जंप इफ पैरिटी इज ऑड। ऑड मतलब यहाँ पे भी अगर लेटर सपोज मैं 2000 एच ले लेता हूँ, तो इफ द पैरिटी इज ऑड the microprocessor has to jump to the location 2000 H। So the program counter की जो वैल्यू इस केस में हो जाएगी वो इमीडिएटली जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया उसमें उसी तरह से 2000 H जो है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन आती है बच्चे, जंप इफ माइनस और जंप इफ प्लस, ठीक है। पैरिटी के लिए हो गया। अब माइनस और प्लस हम कैसे देखेंगे, साइन फ्लैग से देखेंगे बच्चे। साइन फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो माइनस, और साइन फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो प्लस। जंप इफ माइनस, जंप इफ प्लस। सो इन दिस वे द कंडीशनल जंप्स प्ले देयर रोल, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ बच्चे कमेंट सेक्शन में कि अब हम इनका यूज देखते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। इनका यूज बच्चे हम करते हैं लूप बनाने में, ठीक है। अब हम सीखेंगे लूपिंग, लूप हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लूप्स। लूप्स के बारे में हम समझेंगे, हाउ टू क्रिएट लूप्स, हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट लूप्स, ठीक है। लूप्स भी बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होगा इनफाइनाइट लूप, ठीक है, दूसरा होगा आपके पास फाइनाइट फाइनाइट लूप, ठीक है। दो तरह के लूप्स होंगे, एक होगा इनफाइनाइट लूप, एक होगा
फाइनाइट लूप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट लूप की। इनफाइनाइट लूप में बच्चे होता क्या है, जैसे लेट अस सपोज देयर इज अ पार्ट इन योर प्रोग्राम, देयर इज अ पार्ट in your program, let us suppose this is the part in your program which you want to repeat again and again, this is the part in your program you want to repeat again and again। तो आप करोगे क्या, just put a label, just put a label जहां से आप शुरू करना चाहते हो प्रोग्राम को, ठीक है, रिपीट करने के लिए। लेट अस सपोज यहां से आप रिपीटेशन चाहते हो, तो यहां पर एक लेबल लगा दो बैक, ठीक है। और एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम लिख दो आप जे एम पी BACK, जे एम पी बैक मतलब इसको पता लग जाएगा कि मुझे बैक के पास वापस जाना है। होता क्या है बच्चे, एक्चुअल में जब आप कॉपी पर प्रोग्राम लिख रहे हो ना, just a minute, जब आप कॉपी पे प्रोग्राम लिख रहे हैं देन यू आर गोइंग टू यूज लेबल्स। लेबल आप कैसे बनाएंगे, आपने कोई वर्ड लिख दिया, लेट अस सपोज लेबल कुछ भी हो सकता है, बैक हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, कुछ भी लेबल भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं जस्ट फॉर नोटेशन, ठीक है। तो जस्ट राइट अ सुटेबल वर्ड एंड पुट कॉलम्स, यहां पर आप क्या करो, कॉलम्स लगा दो, उससे ये क्या बन जाएगा, एक लेबल बन जाएगा, ठीक है। सो पुट लेबल at the location from where you want to repeat your program. Let us suppose this is the part, this is the part you want to repeat again and again. So at the start of that part put a label back or any other label as per your choice। यहाँ पर आप क्या करो, एक लेबल लगा दो, and at the end of that part write the instruction JMP, again and again it will jump to the location back, again and again you will jump to the location back। So मैं क्या बता रहा था आपको कि जब आप कॉपी पर प्रोग्राम लिखते हैं you use labels, but when you are going to execute this program on the kit, जब आप माइक्रो प्रोसेसर की किट पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू हैव टू, यू शुड नो द एड्रेस, उसके अंदर आप एड्रेस ही डालेंगे, एड्रेस का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 2000H 3000H, उसमें आप एड्रेस का यूज ही करेंगे, उसके अंदर एड्रेस का यूज करना पड़ता है बिकॉज द किड डू नॉट अंडरस्टैंड लेबल्स। बेसिकली है क्या, बिहाइंड द पिक्चर, बिहाइंड द पिक्चर है क्या, बैक से एसोसिएटेड बेसिकली कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। वो एड्रेस को ही हम यहाँ पर मतलब कि सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये कोई एड्रेस है बैक यहाँ पे। सो एक्चुअल में क्या होता है, इस बैक से एसोसिएटेड कोई ना कोई एड्रेस ही होगा, वो एड्रेस ना लिख के हम थोड़ा इजी कर देते हैं, लेकिन जब हम किट के अंदर या प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब हमें वहां पे एड्रेस ही देना पड़ता है, ठीक है। सो जस्ट पुट अ लेबल from where you want to repeat the program। so when you do real time programming, मैंने आपको बताया ही है कि एड्रेस आपको यूज करना पड़ता है। सो राइट द इंस्ट्रक्शन JMP इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे एट द एंड ऑफ द लूप एंड यू विल सी दैट द लूप इज गोइंग टू मूव टू द लोकेशन बैक अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इनफाइनाइट लूप के लिए। इनफाइनाइट लूप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चे डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक आपने देखी होगी कहीं कहीं जगह पे, या रेलवे स्टेशन पे जैसे आपने देखा होगा एक डिजिटल क्लॉक लगी है। सो फॉर मेकिंग अ डिजिटल क्लॉक यू नीड बेसिकली 3 काउंटर्स, ठीक है। किस किस के लिए, सेकंड्स का काउंटर चाहिए आपको, मिनट्स का काउंटर चाहिए, और आवर्स के लिए एक काउंटर चाहिए, ठीक है। सो एक काउंटर होगा सेकंड्स के लिए, वो 60 तक काउंट करेगा एंड देन इट विल इंक्रीमेंट द मिनट काउंटर, मिनट काउंटर विल काउंट अप टू 60 एंड इट विल इंक्रीमेंट द आवर काउंटर। सो जब आवर काउंटर जो है 24 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर आप फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे। सो डू यू वांट टू स्टॉप दिस लूप, मतलब आपको कभी इस लूप को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यू वांट टू रन दिस लूप, ठीक है। तो आप क्या करो, इस काउंटर को जो है, जैसे ही सेकंड्स के काउंटर की वैल्यू 60 होती है या मिनट्स के काउंटर की वैल्यू 60 होती है, आवर्स वाले काउंटर की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। तो पुट द होल प्रोग्राम इन द लूप एज सुन एज इट काउंट्स 60 60 एंड 24।
तो इस तरह से एक डिजिटल क्लॉक इसी प्रोग्राम पे वर्क करती है। आपने देखा होगा हाँ, अब हम बात करते हैं फाइनाइट लूप की बेसिकली। सो इनफाइनाइट लूप के लिए पहले मुझे ये बताओ बच्चे, इसमें कोई नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनाइट लूप्स, ठीक है। फाइनाइट लूप के बारे में बात करते हैं। फाइनाइट लूप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इनफाइनाइट लूप जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होगा कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडली अबाउट फाइनाइट लूप्स। फाइनाइट लूप्स यूजिंग जे एंड जेड इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। याद करो बच्चे वो दिन जब आपने सी प्रोग्राम के लिए फोर लूप चलाया था। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने फोर लूप चलाया था। कैसे लिखते थे आप उसके अंदर? फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो या वन, या फोर मतलब जीरो से स्टार्ट करना है तो जीरो, वन से स्टार्ट करना है तो वन। सो लेट अस सपोज आई स्टार्ट विद वन। फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू टेन, एंड आई प्लस प्लस। कुछ इस तरह का ही हम करते थे ना उसके अंदर, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, ऐसा ही जितना मुझे याद है ऐसा ही कुछ हम करते थे उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे? हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे हम आई। आई को हम इनिशियलाइज भी कर रहे थे। आई पे हम लिमिट भी लगा रहे थे कि इतनी बार लूप चले, और आई को ही हम इंक्रीमेंट भी कर रहे थे। अब सिंस देयर इज नथिंग लाइक वेरिएबल्स इन माइक्रो प्रोसेसर, क्या है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास है रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स। सो आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करते थे वैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे? रजिस्टर का यूज करेंगे। यूज एनी जनरल पर्पस रजिस्टर यू वांट, बट आई पर्सनली सजेस्ट यू शुड नॉट यूज द रजिस्टर ए। इस रजिस्टर को आप यूज ना करें। क्यों? क्योंकि दिस दिस रजिस्टर इज मेंट फॉर अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे आपने कल भी सीखा था कि आपको रोटेशनल इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है, सब्सट्रैक्ट, ऐड, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एवरीथिंग एवरीथिंग इन माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में every result is stored in the accumulator, every result is stored in register A. So I prefer not to use the register A, but you can use the register A. आप इस रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ using this register A, I prefer not to use this register and use other registers like B, C, D, E, H or L. Any other register, any other general purpose register you can use. So what you are going to do is, let us suppose you want to repeat a particular part of the program for finite number of times. Let us suppose this is the part of the program you want to repeat, but you want to repeat it for 5 times, ठीक है। this is the part of the program you want to repeat, but you want to repeat it for 5 times. So सबसे पहले क्या करो? use any general purpose registers. I am using here the register B, and initialize that register first. Like I am initializing here is MVI B, 05H। सो इससे क्या होगा? B will get the value 05H। अब आपके पास एक काउंट आ गया, ठीक है। काउंट आपके पास आ गया B के अंदर, MVI B, 25H। So 05H is acting like immediate data for the register B, and it will get into the register B like this, okay। उसके बाद आप क्या क्या करें? लेट अस सपोज यू वांट टू रिपीट द प्रोग्राम फ्रॉम हियर, सो पुट अ लेबल बैक। I am again using the label back here. Put the columns after the label, ठीक है। आपने क्या किया? बैक। अब जैसे ही पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, विद इन द लूप विद इन दैट पार्ट यू वांट टू रिपीट, राइट द इंस्ट्रक्शन DEC B, which means decrement B. This means decrement B. And after that use the instruction JNZ back. JNZ back means jump if not zero. Jump if not zero. JNZ means jump if not zero to back. So let us see how this program is going to be executed. You have initialized the register B with the value 05. So होगा क्या? यहां पर प्रोग्राम जाएगा, ठीक है, पूरा एग्जीक्यूशन कवर हो जाएगा, ठीक है।
और यहां पर क्या होगा, डिक्रीमेंट बी। बी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीमेंट बी। अब सिंस b is not zero, b is not zero, it will jump if not zero to back, jump if not zero to back, it will again move to the location back, again move to the location back, and again the program will be executed, and after that it will be decremented। पहले कितनी थी वैल्यू b की, 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, 3। 3 के बाद अगेन इट विल जंप बैक टू द लोकेशन दिस। ठीक है, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इट विल अगेन मूव बैक टू द लोकेशन दिस। इसके बाद कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इट विल अगेन मूव बैक टू द लोकेशन दिस। अब लास्ट में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जंप इफ नॉट 0 टू बैक, बट द वैल्यू इज 0। अब सिंस द वैल्यू इज 0, इट विल मूव फॉरवर्ड। सो आप देख सकते हैं कितनी बार आपका लूप रिपीट हुआ, 1 2 3 4 और ये 5 बार आपका लूप जो है वो रिपीट हो गया। So in this way, you are going to use the commands to run a loop for finite number of times। मैं आपको repeat कर देता हूँ, देखो कैसे करना है, कैसे syntax चलेगा इसका। Let us suppose you want to repeat a loop। Now I'm you can say repeating my loop in the second example। I am repeating my loop for the 8 times and using another register। ठीक है, so I am using the register C here। ठीक है, so let us suppose this is the part which I want to repeat for 8 times। so इस पार्ट के शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, MVI। सबसे पहले हम रजिस्टर C को इनिशियलाइज करेंगे, MVI C, 08H। इससे क्या होगा, C के अंदर काउंट चला जाएगा, कितना, 8। ठीक है, ये काउंट चला गया C के अंदर। उसके बाद वी विल पुट अ लेबल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट पार्ट विच यू वांट टू रिपीट, we have put the label back। ठीक है, and before ending the loop we will use the instruction decrement, decrement c, decrement c, and after that I will use the instruction j and z, jump if not 0 to back, or whatever label you have written previously। ठीक है, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा। दिस इज द सिंटेक्स, this is the syntax or this is the sequence you will use to repeat a particular part of the program again and again। ठीक है, in this way the loops will work। so please write in the comment section बच्चे, नॉलेज चेक करते हैं। मुझे बच्चे ये बताओ, जब मैं ये लिख रहा हूं जे एन जेड बैक और जे एन जेड बैक यहां पर लिख रहा हूं मैं, वट द माइक्रो प्रोसेसर इज गोइंग टू चेक, वो चेक क्या कर रहा है, जंप इफ नॉट 0 टू बैक, जंप इफ नॉट 0 टू बैक, वट इज नॉट 0, जंप इफ नॉट 0, वट इज द माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली चेकिंग, वो चेक क्या कर रहा है, जंप इफ नॉट 0 टू बैक। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन, वट आई वॉन्ट टू आस्क। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, द माइक्रो प्रोसेसर इज चेकिंग फॉर द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो माइक्रो प्रोसेसर इज चेकिंग जंप इफ नॉट 0। क्या चेक कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, प्लीज टेल मी either in the comment section or you can tell me verbally, what is the microprocessor going to check that whether it is 0 or not, what is the microprocessor checking in the real time। टेल मी बच्चे, आपको क्या समझ में आया बताओ यार। बी, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग, सी सी see, if you people are saying in this program, if the microprocessor is checking for the register b, I am continuously decrementing the register b, the value of in the register b is going to be decremented again and again। so the doubt comes in your mind, definitely this thing can come in your mind ke the microprocessor is going to check for the register b। okay, if the microprocessor is checking for the register b, that b is continuously going to decrement,
In this program, microprocessor will check for the register B. How, where, what the microprocessor will check in this program? Because I have used the register C here. I have nowhere written that it has to check the register B or it has to check the register C. In this case, jump if not zero to back. Jump if not zero to back. If not zero, what is not zero or what is zero? Similarly, in this case, jump if not zero to back. But what is not zero? The same command cannot be used for the two registers simultaneously. एक ही command को हम दो registers के लिए simultaneously use नहीं कर सकते basically. So someone has correctly answered in the comment section कि we are not going to check for the registers basically, कि whether the register B is zero or not, whether the register C is zero or not. We are going to check for the zero flag basically. Zero flag. We are going to check for zero flag. Whether the zero flag, what is the value of zero flag? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड. अरे मम्मी यार धीरे बोल लो, थोड़ा सा क्लास चल रही है. So we are not going to check for the registers again and again. Microprocessor will check for the zero flag. See, as soon as the value of the register B or the register C becomes zero, let us suppose at the last count the value of register B has become zero, or in the similar case the value of C has become zero. यहाँ पर C zero हो गया, यहाँ पर B zero हो गया. You people know very well that the flags contains the status of the current result, है ना. जो भी एट प्रेजेंट जो भी एग्जीक्यूशन हुई है उसका स्टेटस क्या है, दैट द फ्लैग्स कंटेन. फ्लैग्स के अंदर क्या होता है? स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट. Currently the register B has become zero, or in this case the register C has become zero. So as soon as the register B or the register C has become zero, the zero flag की वैल्यू क्या हो जाएगी? At the same time zero flag की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. So microprocessor will check for the zero flag, whether the value of zero flag is 1 or not. If the value of zero flag is 1, it means the result is 0, so it will break the loop and come out of the loop. Otherwise it will go to the back label back again. ठीक है. So I think I have made my point clear that it will not check for the register B or the register C, it will check for the flag. Because if I am using the command J and Z back, it will not be used simultaneously for all the registers. एक ही command हर एक register के लिए use नहीं हो सकती है ना. तो इट विल चेक फॉर द जीरो फ्लैग को चेक करेगा. अब हम बात करते हैं एक और लॉजिकल क्वेश्चन, एक लास्ट लॉजिकल क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए. ठीक है. ओके, मैं दोबारा बना देता हूँ इस प्रोग्राम को. Let us suppose this was the part I wanted to repeat and again. I have initialized my register B with the count 05H. Okay, I have put the label back here. Okay, or I have used the command decrement B here and J and Z back. So this is the format of my loop which I am going to use. I want to ask another question, that I am writing this decrement B within the part I want to repeat. Okay, I am writing this command decrement B within the part I want to repeat, but the question arises here is, there is something in this part which I want to repeat. कोई प्रोग्राम लिखा होगा यहाँ पर, उस प्रोग्राम के अंदर इस डिक्रीमेंट बी की कमांड को मैं कहां पर यूज करूं? एट द स्टार्ट, एट द मिडल, और एट द लास्ट, और एनीवेयर एल्स आई कैन यूज. कहां पर मैं इसे यूज करूं? दिस थिंग आई वांट टू नो from you people in the comment section, whether I have to use this command at the start, in the middle, or in the last. Let me know in the comment section bache, where I have to use. Correct that we will use the command decrement B at the end. Yes, we are going to use this command at the end, but why? The question arises here is why I'm not using this command at the start. See, देखो हो क्या रहा है, लूप तो यहाँ से चल रहा है ना. हमने इनिशियलाइज किया था MVI B 05 से. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे पहली कमांड ही डिक्रीमेंट B लिख देता हूँ, ठीक है, तो B तो फिर भी डिक्रीमेंट हो ही जाएगा, लूप फिर से चलेगा. ठीक है. और फिर अगर जीरो नहीं होगा तो इट विल मूव बैकवर्ड, अदरवाइज इट विल मूव फॉरवर्ड.
तो लूप तो सही चल ही जाएगा अगर मैं इसको स्टार्टिंग में भी यूज करता हूं। तो व्हाई यू पीपल आर सेइंग और व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज करेक्ट टू यूज दिस कमांड एट द लास्ट। सी व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इसको कहीं पे बीच में यूज करते हैं, लेट अस सपोज द लास्ट आइट्रेशन इज गोइंग ऑन, काउंट जो है 5 से डिक्रीमेंट होते 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 जो है 4 तक। अच्छा, लास्ट आइट्रेशन की बात भी नहीं करते हम। मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। दिस इज द पार्ट आई वांट टू रिपीट एंड आई हैव इनिशियलाइज्ड द रजिस्टर MVI B,05H, और यहाँ मैंने लेबल लगा दिया बैक। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेट अस सपोज समवेयर यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट B लिख दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, जे एन जेड बैक। ठीक है, हो क्या रहा है, पहली आइट्रेशन चली, कहीं यहां पर जाके मैंने डिक्रीमेंट कर दिया बी को, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फिर चल रही है आइट्रेशन, फिर चल रही है आइट्रेशन, फिर चल रही है आइट्रेशन, फिर चल रही है आइट्रेशन। मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट गोइंग टू चेक फॉर द रजिस्टर बी वेदर इट इज जीरो और नॉट। इट विल चेक फॉर द जीरो फ्लैग whether its value is 1 or not, whether its value is 1 or 0, it will check for the zero flag। and let us suppose कोई ऐसी अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इस पार्ट के अंदर आ जाती है, इस पार्ट के अंदर कोई ऐसी अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो पहली आइट्रेशन में ही क्या कर रही है, जीरो फ्लैग की वैल्यू को 1 कर रही है। इट मींस द रिजल्ट हैज बिकम जीरो। लेट अस सपोज यहां पर मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, सब्सट्रैक्ट SUB C लिख दिया लेट अस सपोज मैंने, और यहाँ पे A-C का रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आते ही द वैल्यू ऑफ जीरो फ्लैग विल बिकम 1, क्योंकि रिजल्ट जीरो आया, एंड जीरो फ्लैग मतलब फ्लैग कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट। सो जैसे ही फ्लैग की वैल्यू, जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, यानी कि मेरा रिजल्ट जीरो आएगा, JNZ बैक जो है ये लूप टूट जाएगा। क्यों, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ नॉट जीरो टू बैक लेवल बैक, अदरवाइज कम आउट ऑफ द लूप। JNZ इंस्ट्रक्शन विल चेक फॉर द जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग को वो चेक करेगी, अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू 1 हुई तो वो लूप को तोड़ के बाहर आ जाएगी। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू जो है 1 नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, सारा एग्जीक्यूशन जो है पूरे प्रोग्राम में यहां पर हो जाए जो भी होना है, ठीक है, लास्ट में हम डिक्रीमेंट कर देते हैं बी को, लास्ट में हम डिक्रीमेंट कर देते हैं बी को, ताकि जब ये काउंट 5 का जो है पूरा हो, उसी टाइम जो है जीरो फ्लैग की वैल्यू जो है 1 हो जाए, और मतलब बी की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी वैसे ही जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए, और लूप जो है ब्रेक होके द माइक्रोप्रोसेसर विल कम आउट ऑफ द loop। That's why I say that this decrement B command is used at the last of the you can say loop के लास्ट में। अदरवाइज अगर आप इसको कहीं मिड में भी यूज करना चाहते हैं, then you can use, not a problem, not a problem, you can use, but you have to pay attention that no no instruction will result in the change of the value of zero flag। जीरो फ्लैग को कोई भी चेंज करने वाली इंस्ट्रक्शन ना लिखी जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इतना ध्यान रखना पड़े, इससे बेटर टू यूज द इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट बी एट द लास्ट ऑफ द लूप के लास्ट में। इट इज रिकमेंडेड कि आप इसे लास्ट में ही यूज करें। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेदर